हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर हम लेकर आए हैं पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 पे जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, उसको हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारा जो न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि आप हमारे यूट्यूब वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अपने हम इस वीडियो को फर्स्ट वाले क्वेश्चन के से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब इसमें दो क्वेश्चन जो 2016 का पूछा गया, इसके प्रीवियस जो वीडियो दिए हैं उसमें हमने कवर कर लिया है, और उसके बाद दो क्वेश्चन के बाद जो पूछे गए हैं इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को 2016 के जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसी मतलब किसी नहीं, यहाँ किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारी आयोग किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मध्य समीक्षा करने के लिए, और विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समीक्षा करने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा करने के लिए। अगर इसमें आप सही ऑप्शन की बात करोगे तो इसमें सही ऑप्शन की तरफ अगर चलने का प्रयास करोगे तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? ये ग वाला। ग वाला ऑप्शन कैसे? मतलब सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था केंद्र और राज्यों के प्रति जो समीक्षा करने के लिए किया गया था। मतलब कि ये जो सरकारी आयोग का गठन अब जो किया गया था 1983 को इसका गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे। आरएस सरकारिया जो है ये प्रमुख थे उसमें। और इसमें बात करेंगे तो इन्होंने जो अपनी समीक्षा रिपोर्ट जब समीक्षा की है केंद्र और राज्यों के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसके समीक्षा करने के इसके संबंधों की जो समीक्षा करते हैं, तो ये कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? 1987 को अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन आधिकारिक सूचना इसकी जब आधिकारिक रिपोर्ट कब मतलब जारी की जाती है, ये आधिकारिक रिपोर्ट कब जारी की जाती है? 1988 को। इन्होंने अपनी जो समीक्षा की थी उसके बाद, समीक्षा करने के बाद जो सिफारिशें रखी थी, वो कितनी सिफारिशें रखी? 247 सिफारिशें इन्होंने रखा था। केंद्र के पास 247 सिफारिशें इन्होंने रखा था कि कहा इनके बीच ये संबंधों को और सुधारा जाए। तो आपने देख लिया सरकारी आयोग क्यों गठित किया गया था? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए। 1983 को इसकी स्थापना होती है। 87 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और 88 को आधिकारिक रिपोर्ट जारी होती है, और 247 इसने सिफारिशें की थी जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के विषय में। चलो, आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कौन से? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है राज्य वित्त आयोग, यहाँ रहना चाहिए। राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है? एक राज्य वित्त आयोग क्या है? एक इसकी बात करोगे तो राज्य वित्त आयोग क्या है? एक विधिक संस्था है, असंवैधिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है? बात करोगे तो राज्य वित्त आयोग की, तो ये कौन सी है? ये एक संवैधानिक संस्था है। अब बात आ जाती है संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं? तो संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान में उल्लिखित है, मतलब लिखित रूप से उपलब्ध है। वो क्या, कौन सी संस्थाएं होती हैं? वो संस्थाएं क्या होती हैं? संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। इसके बाद बात करोगे असंवैधानिक संस्था वो संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान में लिखित रूप से नहीं है, वो असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। मतलब जो लिखित रूप से हैं, इसके अलावा जो भी संस्थाएं उपलब्ध हैं वो क्या हो जाएगी? असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। देखो, संवैधानिक संस्थाएं की अगर बात करोगे तो इसमें जो संसद के द्वारा या किसी की संसद के द्वारा, मतलब इसमें क्या फेरबदल नहीं किया जा सकता। जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उसमें संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन किस आधार पर किया जाएगा? इनको परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी आप इनको परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब इनको परिवर्तित करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये यही असंवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं, इसको तो एक साधारण तरीके से इसको क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कोई देखोगे योजना आयोग, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। प्रधानमंत्री 2014 में आते हैं, लाल किले से बात करते हैं, भाई हम एक नई चीज़ें लाएँगे, उसको योजना आयोग के क्या कर देते हैं? ये नीति आयोग चेंज कर देते हैं। और यहीं देखो, अगर बात करोगे जो संवैधानिक संस्थाएँ की, ये कौन-कौन सी संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक
संवैधानिक संस्था कौन कौन? पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी, ये सब चीज़ें भी क्या आती हैं हमारे ये संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आती हैं। असंवैधानिक संस्था की बात करो कि जो जैसे कि असंवैधानिक संस्थाएं जो मतलब ऐसा चीज़ होता है कि जो प्रत्येक राज्य मतलब इंडिया में प्रत्येक राज्यों में एक अलग अलग तरीके से मांग होती है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को पूर्ति करने के लिए एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके अलावा भी जो संस्थाएं बनाई गई हैं इन सब चीज़ों को पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्रत्येक राज्य को। तो उन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए क्या संस्थाएं बनाई जाती हैं, तो उन संस्थाओं को क्या संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, तो कुछ हम जान लेते हैं। जो जैसे सीबीआई, सीबीआई क्या होती है? सीबीआई भी एक असंवैधानिक संस्था है। इसका काम क्या होता है? जो भी कुछ जो मतलब जैसे देखो रिया चक्रवर्ती वाला सीबीआई वाला जांच चल रहा है ना, ये सब जो सीबीआई असंवैधानिक संस्था है, ये जो घटना हुई है इस सब चीज जांच करने के लिए क्या होती है? सीबीआई काम करती है। तो इसकी स्थापना अगर बात करोगे, सीबीआई का जो केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई की जो स्थापना हुई थी, सीबीआई की स्थापना कब की जाती है? ये स्थापना सीबीआई की स्थापना की जाती है 1963 को। इसका काम क्या होता है कि जो देश में कोई भी अपराध, घोटाला, कोई भी चीज़ें होती हैं उसको विशेष तरीके से जांच करना होता है। और इसके बाद और आगे आओगे तो जो मतलब इसके असंवैधानिक संस्था और कौन-कौन सी है? नीति आयोग भी हमारी क्या हो? नीति आयोग भी हमारा क्या है? असंवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक संस्था और राष्ट्रीय मानवाधिकार भी हमारा क्या होता है? असंवैधानिक संस्था है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी हमारा क्या होता है? एक असंवैधानिक संस्था है। उसके बाद हम चलते हैं अपने, आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर हो गए हैं। तो हमने बताया कि संवैधानिक संस्था वो संस्थाएँ होती हैं जो हमारे संविधान में लिखित रूप से उपलब्ध हैं, वो संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं। इसके अलावा जो संस्थाएँ बनाई जाती हैं, असंवैधानिक संस्थाएँ होती हैं। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जगह की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पर संस्थाएँ बनाई जाती हैं। वो क्या होती हैं? असंवैधानिक संस्थाएँ होती हैं। तो चलो, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य की सूची के विषय में पर कानून बना सकती है। राज्य की सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। कौन सा? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 253 के तहत जो है संसद राज्य के सूची के विषय में कानून बना सकती है। कब, कैसे? जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हों, समझौतों के तहत जो भी या अंतर्राष्ट्रीय कुछ कोई भी करार किया गया हो या संधि की गई हो, तो उस आधार पर क्या होता है? संसद राज्य की सूची के विषय में कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 253 के तहत होता है। उसके बाद आप बात करेंगे, जिसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। आर्टिकल 24 क्या कहता है? राज्य यहाँ पर राज्य सूची के विषय में संसद का कानून बना सकती है, लेकिन किस आधार पर? वो क्या हो? राष्ट्र हित में हो। तो यहाँ भी संसद को शक्ति मिलती है कि वो राज्य की सूची में कानून बना सकती है, वो लेकिन वो क्या हो? राष्ट्र हित में हो। उसके बाद आर्टिकल 250 के अनुसार आर्टिकल 250 के अनुसार क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति मतलब कि यदि आपातकाल की स्थिति हो, तब वहाँ पर क्या करेगी?
जो भी राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा, वो संसद के पास होगा। उसके बाद आर्टिकल 252 आता है। आर्टिकल 252 में क्या कहते हैं कि कोई भी 2 राज्य हों, 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के विषय में राज्य सूची के प्रति यदि कानून बनाना हो तो संसद वहाँ कानून बना सकती है, बशर्ते कि ये मतलब जो अन्य राज्य हैं वो क्या हों, उस कानून से सहमत होना चाहिए। तो इन सब आर्टिकलों को आपने देख लिया। आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से देखिए और फिर से हमसे पूछने का प्रयास करिए। हम कमेंट करिए नीचे, अगले वाले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। चलो हम अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन के में चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो इसमें अगर आप ठीक करेक्ट आंसर की तरफ चलोगे तो इसको आप करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 324। 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। अगर आप 326 के तरफ चलोगे तो 326 क्या कहता है कि आपको लोकसभा में मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। आपकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष होनी चाहिए। देखो 18 वर्ष तो यहाँ कहा गया है, लेकिन जब ये सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब क्या था, ये 21 वर्ष। इसकी उम्र कितनी थी? मतदान देने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 में होता है तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है मतदान देने की आयु को। और चलो आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने इस वाले फर्स्ट वाले की तरफ और इसमें सही ऑप्शन हमने बता दिए, ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और 320 के अंतर्गत 320 के अंतर्गत आप चलोगे तो इसमें क्या किया गया है, इसमें लोकसभा के जो कार्य होंगे, लोकसभा के जो कार्य होंगे, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के कृत मतलब कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्यों को मतलब कृत्यों को इसमें दर्शाया गया है। इसमें इनका क्या है, तो जो राज्य के कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति करने के लिए आपको परीक्षा करवाना इनका क्या होता है, इनका कृत्य होता है, इनका कार्य होता है। और आर्टिकल 322 की बात करोगे तो इसमें लोक सेवा आयोग का व्यय है। इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग का व्यय है। इसमें मतलब कि जो भी इनके वेतन भत्ता जो भी दिया जाएगा वो सब चीज़ें क्या होंगी, वो भारत के संचित निधि से दी जाएंगी। मतलब इनके जो भी खर्चा होगा वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हमने अपने चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिया, लेकिन आपको सही ऑप्शन हमने बताया कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th नंबर वाला क्वेश्चन बड़े मस्त वाला क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया कौन? कौन सा वाद है जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट करता है? गोलकनाथ वाद 1967, सज्जन सिंह वाद 1965 और शंकरी, यहाँ होगा शंकरी प्रसाद वाद 1951 और केशवानंद भारती 1973। अगर आप इसमें बात करोगे तो इसमें बात हो जाती है आपका फर्स्ट मतलब घ वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद होता है, इसमें आधारभूत जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, इसमें भी क्लियर किया जाता है कि जो संविधान का आधारभूत है उसके ढांचे में आप परिवर्तित नहीं किया जा सकता और सब में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब उसका चेंज नहीं होना चाहिए, आधारभूत ढांचा जो है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें फर्स्ट नंबर वाला चलते हैं, बदनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ के पास क्या रहते हैं कि मतलब जमीन बहुत ही रहती है, तो उसके बाद इनको क्या किया जाता है, इनके जमीन को क्या सरकार क्या करनी अधिकृत करने लगती है, मतलब अपने पास लेने लगती है। तब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं किसके तहत, ये अपने अधिकार को
मतलब कि इनके अधिकार क्या किया जाता है कि जो आर्टिकल 32 को लगाते हैं, कहते हैं कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है कि हम अपने संपत्ति को अपनी तरीके से रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको किसी भी तरीके से, इसी को लेकर जाते हैं कहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। पहली बात तो ये गए थे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से में ये क्या कर दिया जाता है, अपने केस को हार जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जो 11 जजों की बेंच होती है, 11 जजों की बेंच जब निर्णय सुनाती है, 11 जजों की बेंच निर्णय सुनाती है कि किससे मताधिकार क्या, मतलब 11 जजों की जो बेंच होती है उसमें मत होता है, 2 तरीके से, 2 तरफ से मत होता है। एक तरफ 5 लोग होते हैं, एक तरफ 6 लोग। तो यहाँ 6 लोगों के बहुमत के आधार पर इसने क्या क्या सुनवाया जाता है कि यहाँ निर्णय आता है कि जो संसद होगी, वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब यहाँ से एक आता है चीज़ें, क्या संसद जो होगी मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार में इसे परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 368 के आधार पर संविधान को संशोधन करने का अधिकार तो था, लेकिन उसमें मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के आधार पर आता है। और ये सज्जन सिंह राज का आधार क्या होता है, ये भी फंडामेंटल राइट होता है। इसमें क्या होता है कि जो सज्जन सिंह होते हैं, ये एक एसआई होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, आईजी करता है। आईजी और डीआईजी 2 लोग होते हैं। तो आईजी जो होता है डीआईजी से उच्च पद का होता है। तो उच्च पद का व्यक्ति इन्हें क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये क्या करता है, कुछ केस होता है जो इनके उस केस की समीक्षा करने के बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है, वहाँ इनके पद से हटा दिया जाता है। कौन, किसके द्वारा, इन्हें यहाँ से हटाना, सस्पेंड या मतलब कौन हटाता है, इन्हें हटाता है डीआईजी। डीआईजी इन्हें इन्हें हटाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन किया था, आईजी। लेकिन और हमारे संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया गया हो, किसी भी पद पे नियुक्त किया गया हो, तो या तो वही व्यक्ति को उसे हटा सकता है, या तो उससे उच्च पद पर जो व्यक्ति है वो हटा सकता है। तो इसी को लेकर ये अपने हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, उसके बाद ये अपने केस को जीत भी जाते हैं। लेकिन यहाँ गोलकनाथ पंजाब राज वाला। उसके बाद आता है शंकरी प्रसाद। इसमें क्या होता है, शंकरी प्रसाद, ये क्या होता है, जो फर्स्ट वाला संविधान संशोधन हमारा 1951 को हुआ था, उसी को ये केस कर देते हैं कि ये हमारा जो संविधान संशोधन है यही गलत है, संशोधन किया गया है यही गलत है। और ये किसका सहारा लेते हैं, आर्टिकल 13 का सहारा लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि, और ये आर्टिकल 13 और मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब चीज़ें लेकर के आते हैं। लेकिन इन्होंने किस आधार पर जो चुनौती दी थी, आर्टिकल 13 के आधार पर। मतलब उसमें क्या कहा जाता है, कोई भी विधि संसद के द्वारा ऐसी नहीं बनाई जाएगी जो कि राज्यों के मतलब किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। ये संसद के द्वारा कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी। तो ये जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, इनका जब केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तो वहाँ क्या होता है, और वहाँ ये निकल के आता है कि 2 चीज़ें निकल के आती हैं। यहीं से जो विधिक और संविधान संशोधन, अ, विधिक संशोधन क्या है और संविधान संशोधन क्या है, ये 2 चीज़ें निकल के आती हैं। विधिक चीज़ें मतलब विधि विधि क्या है और संविधान संशोधन क्या है, ये 2 चीज़ें निकल के यहाँ से डिफिनीशन निकल के आती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि आपने जो कोर्ट किया है, जो मतलब कि जिसके आधार पर चुनौती की है, वो भी सही है, लेकिन जो संविधान संशोधन किया गया है वो भी सही है, और विधि जो है वो भी सही है। तो यहाँ शंकरी प्रसाद अपना केस को हार जाते हैं। कैसे? कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था, आर्टिकल मतलब कि 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें अ, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये संविधान संशोधन है, ना कि विधिक है।
ना कि विधिक है। विधिक क्या होता है, कोई भी मतलब संविधान मतलब विधिक संशोधन करने के लिए उसमें क्या किया जाएगा कि एक जो संसद में जो व्यक्तियों का बहुमत होगा, वो साधारण बहुमत के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, संशोधित किया जा सकता है। बट मतलब बनाया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है। लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए आपको एक मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। संसद को क्या होगी, एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। यहाँ से ये दोनों चीज़ निकल के आती हैं, विधिक संशोधन क्या है और संविधान संशोधन क्या है। ये 2 चीज़ें निकल आती हैं, यहाँ ये भी हार जाते हैं। केशवानंद भारती विवाद में ये भी क्या होता है, एक मठ का विवाद होता है जो केरल राज्य के होता है। ये सब जितने भी विवाद हुए हैं जो कि गोलकनाथ सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स, ये सब चीज़ें हम एक वीडियो मतलब 1-2 वीडियो अलग से बना देंगे। उसमें हम सारी चीज़ें इतना विस्तार से क्लियर करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो हमने सही ऑप्शन बता दिया, इसमें क्या कौन-सा होगा, घ वाला होगा सही ऑप्शन। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? प्रावधान संविधान के पंचायती राज की व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं किसमें? अगर आप इसमें अगर सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, का वाला भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब इसी के तहत हम चलते हैं अपने, और जो इसमें हमने क्या कहा, इसमें इसमें हम आप देख लिए कि क्या इसमें ये भाग 9 और आर्टिकल की बात करोगे तो आर्टिकल कितने में, 243 आर्टिकल में, आर्टिकल 243 और 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसकी बात करोगे तो कब जोड़ा गया था, 1992 और 1993 के बीच में, ये मतलब इसी के तहत किया गया था। भाग 4 में आर्टिकल मतलब के संविधान के भाग 4 में क्या किया गया है, भाग 4 में क्या है कि मौलिक कर्तव्य सॉरी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और हमारा मूल कर्तव्य क्या है, ये मूल कर्तव्य किसमें दिया गया है, मूल कर्तव्य इसमें दिया गया है फोर्थ के का में क्या है, मूल कर्तव्य हमारा क्या है, ये मूल कर्तव्य इसमें दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग फोर्थ में दिया गया है। भाग थर्ड में क्या गया है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, वो चीज़ें मौलिक अधिकार हमारा क्या है किसमें, भाग थर्ड में किया गया है। आर्टिकल जो भाग 9 में क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल मतलब सॉरी भाग 9 में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 243 के तहत, 73 संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत तो 1993 के अंतर्गत जो कि किया गया था। चलो इसके बाद चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी और लोगों के राजनैतिक जागरूकता करने हेतु लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कृषकों को शिक्षित करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसमें आप ठीक तरफ चलते हो कि लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। ये सब चीज़ें के लिए की गई थी क्योंकि जो भी चीज़ें हों वो लोगों तक पहुँच सके और लोग इन सब चीज़ों को जान सकें, इसलिए जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी और इसीलिए अपनाई गई थी और लोग मतलब कि जो भी व्यक्ति हों उन तक आर्थिक आर्थिक विकास या सुनिश्चित किया जा सके तथा नागरिकों को अपनी भागीदारी को प्राप्त करने का अवसर मिले। लोकतंत्र की शक्तियों को के विकेंद्रीकरण के लिए मतलब कि जो व्यक्तियों का अधिकार हो वो उनको मिलता रहे, इसलिए जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था। और अगर आर्टिकल 40 की बात कहोगे तो इसमें एक लाइन में लिखा गया है तो प्रत्येक कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ पंचायत का गठन कर सकता है
अगर उसे आवश्यकता है तो वो वहाँ अपने पंचायत का पंचायत का गठन कर सकता है। ये आर्टिकल कितना, आर्टिकल 40 के अंतर्गत कहा गया है। और इसके बाद आगे चलते हैं अपने 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, कि शिल्पी किसे कहा जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव, जीवी के राय और बी आर मेहता, एल एम सिंघवी समिति। और इसमें क्या आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो इसके गा वाला बी आर मेहता, बी आर मेहता ने ही क्या किया था, बी आर मेहता ने ही क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था की अ, पंचायती तीन स्तरीय त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी, बी आर मेहता ने ही पंचायती राज समिति, देश के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो मांग की थी वो क्या उनकी थी, बी आर मेहता। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग कैसे की थी, एक क्या हो, एक ब्लॉक स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत हो, और एक क्या हो ग्राम स्तर पर, एक क्या हो जिला स्तर पर। मतलब ये तीन स्तरीय इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी, एक जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर हो। और एम एल सिंघवी समिति की बात करोगे तो जैसे एम एल सिंघवी जो समिति होती थी, इन्होंने क्या मांग की थी, इन्होंने मांग की थी जो पंचायती व्यवस्था है इनको क्या हो एक संवैधानिक आधार, मतलब इनको संवैधानिक आधार या संवैधानिक संस्थाएं मान्य किया जाए। मतलब ये संवैधानिक संस्थाएं संस्थाएं इन्हें बनाई जाए, कि मतलब कि जो एम एल संघवी समिति थी वो कहा कि क्या क्या कह रही थी कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उनको क्या किया जाए, ये कि एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये इनकी मांग थी। इसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान आर्टिकल 32 को क्या कहा कि आर्टिकल 32 को कहा कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। और क्या आर्टिकल जो 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल, जैसे ये भी क्या है, सही है। और क्या इसमें क्या-क्या आता है, जो अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और क्या होते हैं, प्रतिषेध, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको हम जो पॉलिटी जब हम ले रहे थे सेशन, तो उसमें हम सारी चीज़ों को इसको किए हैं, जरूर कवर जरूर किए हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश कहा है, और क्या प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेक्षा या अधिकार प्रेक्षा क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं इसी के अंतर्गत। तो इसमें आप चलोगे, ऑप्शन की ढूंढने का प्रयास करोगे, कोड में चलोगे तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही, यहाँ ए का सही स्पष्टीकरण है, आर। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल प्रावधान करता है, ये जो संविधान की आत्मा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये क्या करता है कि आपके अतिक्रमण के विरुद्ध क्या प्रभावी उपचार करता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि ए का जो ए है उसका सही स्पष्टीकरण आर करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन का वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्या है, इसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है।
बाबत उपबंध करने का अधिकृत किसको है? ये है आपके राज्य के राज्यपाल। ये राज्य का राज्यपाल क्या होता है? राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक जो शक्ति होती है कार्य करने की, वो किसके पास होती है? वो मुख्यमंत्री के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। तो और जो एक्स आर्टिकल 153 की बात करोगे तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल निहित होगा, मतलब एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। लेकिन यही क्या किया जाता है आगे चलकर एक 1956 में एक संशोधन किया जाता है, एक और चीज़ जोड़ी जाती है कि मतलब एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 1956 में जो हमारा 7वां संविधान संशोधन होता है तब किया जाता है, 7वें संविधान संशोधन में। चलो इसके बाद आप चलते हैं खा वाले में। खा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राज्य का विधानमंडल क्या होता है? राज्य का विधानमंडल क्या होता है? विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद विधान परिषद और विधान मंडल। विधान परिषद और विधानमंडल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद और सभा ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक विधान मंडल बनाते हैं। ये क्या होता है? एक उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है, और ये क्या होता है? निम्न सदन होता है। ये निम्न सदन होता है। और इसके बाद चलोगे भारत की संसद। अगर भारत की संसद की बात करोगे तो आर्टिकल 79 की बात करो। आर्टिकल 79 क्या क्या कहता है? भारत की जो संसद होगी उसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा राज्यसभा के ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक संसद का निर्माण करेंगे। मतलब एक संसद के अंतर्गत ये कौन कौन से लोग आएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों क्या आएंगे? एक संसद के अंतर्गत आएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा? लोकसभा की अगर बात करोगे तो ये लोकसभा आती है हमारी आर्टिकल 81 के अनुसार, और राज्यसभा आती है हमारा आर्टिकल 80 के अनुसार। आर्टिकल 80 के अनुसार आती है राज्यसभा, आर्टिकल 81 के अनुसार आती है लोकसभा। राज्यसभा की बात करोगे इसमें सदस्यों की संख्या 250 होती है, और 238 सदस्य जो होते हैं हमारे जो राज्यों से चुनकर आते हैं, और 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद यहीं लोकसभा की बात करोगे तो लोकसभा में आते हैं 552 सदस्य, जिसमें 552 में 530 सदस्य आते हैं राज्यों से चुन करके, और जो संघीय राज्य होते हैं, जो संघीय राज्यों से चुनकर आते हैं कितने? जो 20 सदस्य होते हैं। 7 केंद्र शासित जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से चुनकर आते हैं। उसके बाद यहाँ और उसके बाद और बात करोगे तो इनकी जो वर्तमान में जो संख्या है उसमें कितनी है? 545 वर्तमान में संख्या इतनी इनकी है, इनकी कितनी है? 545 है। और यहीं बात करोगे तो इसमें जो ये 550 हो गया, उसके बाद 2 सदस्य जो होंगे, 2 सदस्य किसके हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ अगर बात करोगे जैसे राज्यसभा में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ऐसे मतलब 4-5 जो स्टेट हैं वहाँ से क्या करते हैं? यहाँ इनका मतलब राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो चलो इसी के आधार पर हम ये एक चीज़ बचा हुआ है और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो घ वाला ऑप्शन। आपको हमने बताया कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। घ वाला ऑप्शन इसी के आधार पे हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं घ वाला ऑप्शन। घ वाला ऑप्शन हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन क्या रह गया था हमारा? मतलब एक ऑप्शन रह गया था हमारा घ वाला ऑप्शन। घ वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन, ये भारत का राष्ट्रपति जो है इसको भी देख लेते हैं
इसको भी देखने का प्रयास करोगे तो आर्टिकल 52 की बात करोगे तो क्या आर्टिकल 52 की बात करोगे तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा संवैधानिक प्रधान होगा और भारत का राष्ट्रपति क्या होगा एक ही राष्ट्रपति होगा और एक राष्ट्रपति होगा तो उपराष्ट्रपति वो अलग होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होगा इसके अंदर क्या होगा ये क्या होगा एक संवैधानिक प्रधान होगा और आर्टिकल अगर 30 आर्टिकल 53 की बात करोगे तो इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 53 के अंतर्गत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा इसके अंदर संघ की जो का शक्ति होगी वो क्या होगी इसके अंदर निहित होगी। आर्टिकल 54 की बात करेंगे तो ये सब राष्ट्रपति से ही रिलेटेड आर्टिकल हैं। आर्टिकल 54 की बात करोगे तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचक जो मंडल होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई है वो किसमें की गई है आर्टिकल 54 में की गई है। 55 में क्या आर्टिकल 55 में क्या व्यवस्था की गई है इसमें क्या किया गया है निर्वाचन की रीतियाँ राष्ट्रपति की क्या-क्या होनी चाहिए वो चीज़ें आर्टिकल 55 के अंतर्गत निहित की गई हैं। आर्टिकल 56 के अंतर्गत क्या की गई हैं आर्टिकल 56 के अंतर्गत की गई हैं इसका जो कार्यकाल होगा मतलब कार्य अवधि होगी वो कितनी होगी और आर्टिकल 56 के अंतर्गत 58 के अंतर्गत इसकी जो अहार्ताएँ होंगी अहार्ताएँ मतलब कि जो मतलब इसकी जो नियुक्त करने की अहार्ता होती हैं वो क्या होनी चाहिए मतलब ये क्या हो भारत का नागरिक हो भारत का 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और क्या होना चाहिए पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए यो और क्या होना चाहिए कि मतलब कि किसी भी सरकारी पद पर मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और मतलब ये एक चीज़ अपवाद हो जाता है जैसे कि ये राष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति का अपना पद छोड़ करके तब चुनाव लड़ेगा। तो ये यहाँ ये एक चीज़ अपवाद हो जाती है। और इसके बाद आर्टिकल 60 की बात करोगे तो आर्टिकल 60 में इसके क्या होती है जो शपथ ग्रहण जो करता है वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत की गई है और इसकी जो और 61 के बात करोगे तो 61 में क्या किया जाता है इसके ऊपर महाभियोग कैसा लगाया जाए किस पर तरीके से इसको हटाया जाए महाभियोग लगा करके ये चीज़ें 61 के अंतर्गत की गई है 61 में क्या किया जाता है जो इसको महाभियोग लगा कर हटा दिए तो जो पद खाली है उसको कैसे भरा जाए कैसे चीज़ों को लाया जाए कि ये पूर्ण हो जाए तो वो क्या किया गया है कि उसमें 62 के अंतर्गत किया है 63 में आ जाता है उपराष्ट्रपति। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये भी राज्यपाल का भी हो गया और राज्य का विधानमंडल क्या चीज़ें होती हैं, भारत की संसद क्या चीज़ें होती हैं, भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत कौन-कौन सी मतलब आर्टिकल आते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और तो भारत के राष्ट्रपति अगर पढ़ाने लगे तो एक ही पूरा लेक्चर चला जाएगा, पूरा राष्ट्रपति का जो चीज़ें होती हैं, कार्यावधि शक्तियाँ, जो चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल राइट मतलब इसके पास क्या-क्या राइट हैं ये सब चीज़ें पढ़ाने लगे तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। तो मैं इसे शॉर्ट तरीके में थोड़ा-सा बता दिया हूँ। तो चलो आई होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गाइज़ नमस्कार।